हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अपन बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपने सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन सेक्शन में अपन आज डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि तुम्हारा कंटेन करेगा कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। ठीक है, और इसमें तुम्हारे दो क्वेश्चन आते हैं। एक तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 7 से, जो कि क्या नाम है उसका? अल्टरनेटिंग करंट। और एक आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 से, जिसको तुम क्या नाम है उसका? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इसमें तुमको चॉइस मिलेगी। ठीक है, और का मतलब यानी कि एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर तो और चॉइस मिलेगी उसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा तुम लोगों को यहाँ से। ठीक है, इसका कैटेगरी ऐसे कैटेगराइज कुछ ऐसे करके रखा होगा, 3+1 होगा। वहां पर देख लेना बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा। तो 3 मार्क्स की तो कोई डेरिवेशन आएगी तुम्हारी, और 1 मार्क्स में या तो हो सकता है वो कोई डायग्राम पूछ ले, एक सिंगल मार्क्स का एक डायग्राम पूछ सकता है, या फिर तुमसे पूछ सकता है 1 मार्क्स का कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और 1 मार्क्स का तुमसे कोई ग्राफ पूछ सकता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स की तुमको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और 1 मार्क्स का कोई छोटा सा तुमने न्यूमेरिकल डायग्राम वगैरह कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 9 से ये तुम्हारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे दो यहाँ से। ठीक है, तो आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप्सो ऐसे क्वेश्चन लिए कि लगभग 99% या 99.99% इन क्वेश्चन से तुम्हारा वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, और रिवाइज नोट्स तुम्हारे पास है ये, और मैं करवा दूंगा अभी यहाँ से। ठीक है, तो इन वीडियो को अच्छे से देखना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इससे यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसे टाइप है, सेक्शन नंबर डी है अपना यहाँ से। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, क्या है? ड्रॉ ए फेजर डायग्राम फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। क्या लगा रहता है? कैपेसिटेंस का मतलब जानते हो, जिसके अंदर सी सर्किट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो उसका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम कब ड्रॉ कर पाओगे तुम? जब उसकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन निकाल लोगे, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन निकाल लोगे, तब पता कर पाओगे। एंड फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द अल्टरनेटिंग करंट। कितना फेज डिफरेंस आता है उस फेज से। ठीक है, तो इससे पहले मैं तुमको बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है, जो अपन ने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था, वो थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होती है। ठीक है, और वोल्टेज की क्या होती है, जो अपन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारी दो इक्वेशन होती है, इनको याद रखना। ये अपन ने पहले भी यूज करी हुई है। तो ये तुम्हारी एक साइनसोइडल वेव इक्वेशन होती है। ये करंट की इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग करंट की, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन होती है यहाँ से। ठीक है, तो अपने को प्योर कौन सा सर्किट करना है? इसके अंदर सी सर्किट करना है, यानी कि जिसके अंदर ओनली कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो देखो, एक सर्किट लेते हैं अपन, जिसके अंदर क्या कनेक्टेड है? एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और नीचे अपन ने एक उस पे क्या लगा दिया? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ध्यान रखना ये कितना होता है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है। और इस कैपेसिटेंस के जो एंड्स पर जो वोल्टेज है वो कितना? अपना VC है यहाँ पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ लिखना पड़ेगा पूरा, ध्यान रखना थ्योरी पूरी लिखनी पड़ती है तभी मार्क्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या लिख सकते हैं अपन इसमें? V माइनस, इसका वोल्टेज V है, V माइनस VC, और टोटल किसके इक्विवेलेंट होता है? ये 0 के इक्विवेलेंट। तो V माइनस VC इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा? V इक्वल टू VC निकल के आएगा। और अपना V किसके इक्विवेलेंट है? अपना V इक्विवेलेंट है किसके? V नॉट साइन ओमेगा टी के। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी के। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे न करके अपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली, जो कि कितनी निकल कर आई है? वी नॉट साइन ओमेगा टी निकल के आई है यहाँ पर। ठीक है, अगर अपने करंट निकाल ली है तो अपन, सॉरी वोल्टेज निकाल लिया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। तो करंट कैसे निकालोगे? देखो, हम वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? जो आई होती है वो होती है अपनी कितनी? दैट विल बी डी क्यू अपॉन में डी टी।
पढ़ रखा है, डी क्यू अपॉन में डी टी। यहां से तो मेरे को यहां से क्यों चाहिए, तो मैं डी टी को इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से मेरा डी क्यू कितना निकल के आएगा, डी क्यू निकल के आएगा मेरा यहां से आई इंटू, ठीक है। अब मैं इसको डी क्यू से मेरे को किस में आना है, क्यू में, तो क्या करना पड़ेगा इसका, एक मिनट, क्या चाहिए मेरे को यहां से, करंट आई चाहिए, और अगर आई चाहिए तो यहां से मेरी क्यू की वैल्यू क्या होती है, जो तुम्हारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, क्यू इक्वल टू कितना होता है, सीवी होता है, होता नहीं होता, क्यू इक्वल टू कितना होता है, सीवी, और वी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितनी है ये, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो क्या इस समय क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो, कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू डी अपॉन में डी टी, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है मेरी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। सी और वी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू, तो डिफरेंस से बाहर आ जाएगी, तो आई इक्वल टू कितना बचेगा अपना, सी वी नॉट, अंदर कितना बचेगा, डी अपॉन में डी टी, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पर, साइन ओमेगा, ठीक है। क्या साइन का डिफरेंशिएशन आता है, सबको आता होगा, कितना होता है साइन का डिफरेंशिएशन, आई इक्वल टू सी वी नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, और यहां जो कांस्टेंट होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास आई की इक्वेशन क्या निकल के आई, ये निकल के आई तुम्हारे पास सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। दूसरी बात, अब तुम्हारी जो वोल्टेज की इक्वेशन थी ना वो कितनी थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर अपने को फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस, तो दोनों की अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, एक करंट की इक्वेशन को वोल्ट, देखिए ये साइन में है और ये कोस में है, ठीक है, तो दोनों का ही फेज कंपेयर करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, दोनों को या तो कोस में कन्वर्ट करो या फिर किस में कन्वर्ट करो, साइन में, ठीक है। तो अपने को पता है क्या कि जो तुम्हारा आई होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी वी नॉट ओमेगा, और इसको मैं लिख रहा हूं, तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास या अभी 12th क्लास के, साइन 90 प्लस थीटा इक्विवेलेंट होता है किसके, कोस थीटा के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 का मतलब पाई बाई 2, और प्लस में थीटा कितना तुम्हारा यहां पर ओमेगा टी, तो अपन लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आई की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, सी वी नॉट, क्या आएगा ओमेगा साइन, और ये होगा तुम्हारा ओमेगा टी, और प्लस में कितना लिख दोगे तुम यहां पर पाई बाई 2, ये तुम्हारी करंट की इक्वेशन निकल के आएगी, इसकी इक्वेशन निकल के आएगी करंट की, ठीक है। अब इसके आगे ये जो वैल्यू है, साइन के आगे जो भी वैल्यू आती है, साइन वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और अपन ने क्या सीखा था, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखना हूं, तो आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन में, इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या लिख सकता हूं, ये वापस ऊपर जाकर सी से वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, वापस तो सेम ही चीज बनेगी वापस, ठीक है, और ये हो गया साइन, और ये हो गया ओमेगा टी, और प्लस में कितना हो गया तुम्हारे पास यहां पर पाई बाई 2, ठीक है। वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को अपन मान के चल रहे हैं क्या, आई नॉट, और आई नॉट क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, इसको अपन ने आई नॉट सपोज किया, तो आई नॉट सपोज किया, तो यहां से मेरा आई कितना निकल के आया, आई मेरा निकल के आएगा आई नॉट साइन, ये याद रखना भी काम आएगी आगे, साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना हो जाएगा तुम्हारे यहां पर पाई बाई, ये तुम्हारा करंट की इक्वेशन निकल के आ गई यहां से, ठीक है। अगर मैं यहीं से अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखता हूं, तो मेरी वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा, तो यहां से अपन, अब ये भी साइन में आ गई और ये भी साइन में आ गई, तो तुम अब इसका फेज कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैसे करेंगे, फेज तुमको पता ही है, इन दोनों को सेपरेट करना होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास पाई बाई 2, फेज कैसे निकालोगे, फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी,
ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा कितना, कितना बचा, पाई बाय टू। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट में अगर सी सर्किट लगाओ तो उसमें कितना फेज डिफरेंस निकल के आता है, पाई बाय टू निकल के आता है। ठीक है, अब सुनना, यहां से कंक्लूजन सुनना, यहां ओमेगा टी करंट में, यहां पर ओमेगा टी, यहां तक तो सेम था, लेकिन करंट तुम्हारी कितनी प्लस कर रही है, कितनी, पाई बाय टू। तो इसको अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अपन कंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर कि द इन एसी सर्किट which contain सी सर्किट, जो कि क्या लगा होता है उसके अंदर, सी सर्किट, देन द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट वो आगे होती है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लैग करती है, लैग फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट बाय पाई बाय टू। ये अपन बोल सकते हैं कि पाई बाय टू करंट आगे है तो वोल्टेज पाई बाय टू क्या करेगा, उससे लेग करेगा। इसका मतलब क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेग कर रही है अल्टरनेटिंग करंट से, कितना, पाई बाय टू से, क्योंकि इक्वेशन में अपने को पता चली गया यहां पर ये पाई बाय टू क्या है, यहां से आगे है यहां पर इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा फेज का आ गया, तो फेज कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर, पाई बाय टू होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बना है, अपन ने कुछ सपोज किया था, आई नोट इक्वल टू क्या हुआ था, वी नोट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर तुम ध्यान से देखो, कंपेयर करो, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो क्या ये मेरी आर की वैल्यू है, आर ही तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस। ठीक है, बट रेजिस्टेंस तो वायर में होता है, यहां पर बात कैपेसिटेंस की कर रहे हैं, इसीलिए इसको यहां पर कुछ नई वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, और वो होती है अपनी कितनी, एक्ससी। और एक्ससी को तुम क्या बोलते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से एक नई वैल्यू नहीं निकल के आती तुम्हारी, कौन सी, यहां से एक्स सी निकल के आता है कितना, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ओमेगा तुमको पता ही होता है कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। क्या वैल्यू पुट करो, एक्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 पाई एफ इंटू में सी। इट मींस जो एक्स सी होता है, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैपेसिटिव क्या था, सर्किट का एनालिसिस था। देख सकते हो तुम यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा, ये पूरा एज इट इज करना पड़ेगा तुमको, है, तब जाकर तुम्हारा 3 या 4 3 मार्क्स मिलते हैं पूरे डेरिवेशन। ठीक है, लिखना कंपेयर पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलो ठीक है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में क्या था, फेजर करो इसका, इसका फेजर करो, कैसे देखो करोगे, फेजर करो होता है जो कि एंगल को दिखाता है फेजर। अगर मैं यहां से वी नॉट, वी की इक्वेशन क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये तो अपन बनाते ही बनाते हैं। और ये एंगल कितना होगा अपना, ये फेज कितना होगा, ओमेगा टी, और ये अपना वी होगा, क्या होगा, वी। और करंट जो होती है उसकी इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना है, पाई बाय टू। मतलब ओमेगा टी यहां से उठाई है, तो यहां से कितना डिग्री एंगल आगे होगा, यहां से पाई बाय टू एंगल आगे होगी, तो अपन इसको इस तरह बना सकते हैं। ये जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा अपना पाई बाय टू। इस पूरे एंगल को तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये तुम्हारी करंट रहेगी, और ये तुम्हारी क्या रहेगी, वोल्टेज। तो करंट तुम्हारी पाई बाय टू आगे है। ठीक है, आगे तो मतलब पीछे से स्टार्ट होगी, तो करंट आगे होती है पाई बाय टू कितना, वोल्टेज से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज पीछे, पाई बाय टू कितना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फेजर कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स मिलता है इसका अलग से रखना। ठीक है, तो उसको ढंग से बनाना यहाँ से। ठीक है, एक होता है इसका साइनोसॉइडल कर्व। साइनोसॉइडल कैसे बनाओगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी तो वी नॉट साइन ओमेगा, तो साइन का कर्व कैसा बनता है, कुछ ऐसा, ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, अब बनाना है करंट का। तो करंट का कैसे बनाओगे? करंट का बनाओगे, पाई बाय 2 आगे होती है, या तो आगे को क्या करो तुम, यहां से बना दो। ये क्वेश्चन किसकी आएगी तुम्हारी? आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस में कितना हो गया? तो ये तुम्हारा, ये जो डिफरेंस आता है या फिर ये जो डिफरेंस आता है ये कितने का होता है तुम्हारा? ये पाई बाय 2 का होता है। इधर तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता है, इधर तुम्हारा क्या होता है? ये दो कर्व बनाने पड़ेंगे तुमको, फेजर कर्व है और एक क्या तुम्हारा साइनसोइडल कर्व है। ठीक है, ये तुम्हारा 3 मार्क्स की डेरिवेशन ऐसे कंप्लीट होती है। ठीक है, ये पूरा करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसके लिए। नाउ डन। ठीक है, देख लो एक बार। हाँ चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसी पे ही एक छोटा सा पार्ट मैंने कहा था ना, 1 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आएगा, तो वो अलग से आइडिया दे दिया है क्या। ए 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड 110 alternating voltage in the circuit, बोला फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट सर्किट। ठीक है, तुमको क्या क्या दे रखा है? एक तो कैपेसिटर दे रखा है, कितने का दे रखा है? 60 माइक्रोफेरेड का। इसका मतलब तुमको यहां से सी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सी की वैल्यू। तो सी कितना है तुम्हारा यहाँ से? 60 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 110 वोल्टेज दे रखा तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? वीआरएमएस। और वो कितना दे रखा है तुमको? 110 वोल्टेज दे रखा है। और तुमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुमको कितनी? 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है तुमसे? तुमने पूछ रहा है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो आई आरएमएस क्या होता है पता है तुमको? आई आरएमएस होता है तुम्हारा वी आरएमएस अपॉन में आर होता है वैसे नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर अपन कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इसकी जगह एक्सी आता है। क्या आता है? और एक्सी अभी अपन पढ़ के आए, एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन में ओमेगा सी। यहाँ पुट करो तो आई आर एम एस कितना निकल के आएगा? वो आएगा वी आर एम एस अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। ये ऊपर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? ये होगा वी आर एम एस इंटू ओमेगा इंटू सी। ये अपनी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसको ऊपर ले गए अपन, तो यहां से आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो तुम? आई आर एम एस को लिख सकते हो यहां से वी आर एम एस इंटू ओमेगा इंटू सी। अब देखो क्या क्या गिवन है तुमको इसमें। तुमको यहां से वी आर एम एस गिवन हो रखा है, ठीक है, सी तुमको गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करो तो कितना होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। कितना होता है? तो कितना आ जाएगा? आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई इंटू एफ, ये रख दी अपन ने, इंटू और सी। तो ये सी हो गया तुम्हारा, सब की वैल्यू पुट कर दो। तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना होगा? वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 110, तो ये 110 पुट कर दी, इंटू 2 का 2 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? या तो 3.14 ले लो या 22/7 ले लो। फ्रीक्वेंसी कितनी है तुम्हारी? इंटू में 60 हर्ट्ज दे दी, इंटू में सी कितना है? माइक्रो दे रखा है, तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर माइनस 6 से। तो हो गया 60 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट तुम आराम से कर सकते हो इसको, आराम से कैलकुलेशन ही थे, मैथ आराम से हो जाएगी। डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, इस 10 की पावर 6 को नीचे ले आना और बाकी को मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करना है तुमको यहां से। ठीक है, बस ये बस धातु को डालना, फॉर्मूले में डालना आना चाहिए। पहले ये पूछ रहा था, फिर एक्सी की वैल्यू बताई, एक्सी की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू भी कितनी होती है? 2 पाई है। तो वो वैसे ऐसा देखा जाए तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और सिंगल 1 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का आएगा, ज्यादा का नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे? कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर 6 को नीचे लेके जाना। ठीक है, 60 इंटू 60 तक वो हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, वो फर्स्ट पार्ट था और ये उसी के साथ में क्वेश्चन था। ठीक है,
ध्यान रखना इस चीज पे यहां से। नाउ बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा ड्रॉ ए फेजर डायग्राम, वही वापस मैंने कहा था ना फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट, अब की बार एलसीआर के लिए पूछा है। विथ इट्स हेल्प ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन चाहिए अपने को। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द, वही सेम क्वेश्चन है, बट अब की बार किसकी बात करेंगे अपन? एलसीआर सर्किट की बात करेंगे, कंप्लीट एलसीआर सर्किट की। तो निकालो इसके अंदर। देखो एलसीआर में क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं किससे? एक वोल्टेज, इस पर वोल्टेज VL, इस पर वोल्टेज VC, इस पर वोल्टेज VR, और ये तुम्हारा होता है V इक्वल टू V नॉट साइन, ये तुम्हारा वोल्टेज का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एलसीआर सर्किट होता है। अब इसकी इम्पीडेंस निकालनी है। मैं तुमको एक बार ब्रीफली सबका एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। VL में क्या होता है, या पहले VR की बात करते हैं। VR में तुम्हारा I इक्वल टू क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी, और तुम्हारा यहां से V कितना होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इन दोनों में जो करंट और वोल्टेज होती है वो सेम फेज में होती है। इसके अंदर जब तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट में आर सर्किट लगाओ, VCF पे अभी अपन ने पढ़ाई है, इसमें करंट आगे होती है कितनी? π/2 आगे होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज पीछे होता है कितना? π/2 पीछे होता है। जब ये कब की बात है? तब अपन सी सर्किट पढ़े, मतलब बात करते हैं। और अगर एल की बात करें तो इसमें करंट पीछे होती है कितना? π/2, किससे? वोल्टेज से। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज आगे होता है कितना? π/2, किससे? करंट से। तो ये तुम्हारा बता रहे, ये तुमको टिप्स पर पता होनी चाहिए थे कि वोल्टेज में एल सर्किट में क्या होगा, सी में क्या होगा, आर में क्या होगा, किसमें कितना फेज आता है, सबको पता होना चाहिए। तो इन दोनों में तो π/2 आता है, इसके अंदर तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना डिग्री होता है? 0 होता है। किसके अंदर? आर सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसी का ओवरव्यू करके क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट बना देते हैं। ठीक है, तो उसका एक मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा, और ये तुमको नीचे बताना पड़ेगा कि वी एल में क्या होता है, वी सी में क्या होता है, और वी आर में के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो नोट्स फॉलो कर रहे होंगे तुम लोग, नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरी बात, अगर अपन बात करें किसकी, इसके ग्राफ, इधर मैं बना रहा हूं आ, ठीक है, और आर में भी इधर वोल्टेज, आर का बनाएंगे इधर, और इधर होगा वी आर अपना। ठीक है, तो तुमको पता है आर में वी में फेज डिफरेंस सेम रहता है, तो ये मैंने आर बना दिया इधर, और ये हो गया अपना यहां तक वी आर। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 रहता है इसलिए मैंने सेम बनाया। दूसरी बात, अगर मैं वी एल बनाता हूं इधर, तो VL क्या होता है? VL में तुम्हारा वोल्टेज आगे होती है करंट से कितनी? π/2, या फिर करंट पीछे होती है ना, तो वोल्टेज तो आगे हो गई, तो π/2 आगे होती है। इसलिए आर में VL में कितना रिजल्ट होगा? π/2 का। ये अपन यहां तक VL बना। ठीक है, दूसरी बात, इसके नीचे बना रहे हैं अपन सी। सी में क्या होती है? करंट आगे होती है, मतलब वोल्टेज पीछे होगा π/2, तो ये वोल्टेज को क्या कर दिया अपन ने? π/2 पीछे कर दिया, नीचे की तरफ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इनका तीनों का एक रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होता है? वी एल सी आर। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। और ये कितने पर होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा 5 पर। अब 5 कितना भी हो सकता है वो अपन निकाल लेंगे अभी यहां से। ठीक है, दूसरी बात, एक केस लेके चलेगी वीएल ग्रेटर ग्रेटर है किससे? सी से, क्योंकि आगे होता है, तो ऐसा कुछ मान के चले। तो यहां से लेकर यहां तक जो कि जो वैल्यू आएगी, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं मैं, ये, और ये जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक, ये मैं ले रहा हूं VL माइनस VC। भाई VL और VC के बीच में कहीं डिफरेंस होगा इनका, कहीं ना कहीं बीच में VL और VC का। ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया। तो अगर ये VL माइनस VC है, तो मेरा ये भी कितना होगा? VL माइनस VC। ये फेजर कर्व है। ठीक है,
और फेजर करो मैंने तुमको पहले ही बताया था, फेजर करो वेक्टर फ्लो को फॉलो करते हैं कभी, ठीक है। यहाँ पर अपन वेक्टर फ्लो के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो अपना जो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं यहां से, इसको मैं ओ मान रहा हूं, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं बी मान रहा हूं। तो मैं ट्राइंगल का क्या लगा रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी। पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, वी एल सी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये वाला परपेंडिकुलर कितना है वी एल माइनस, और बेस कितना है वी आर, तो बेस का स्क्वायर ये वी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये कितना है वी एल माइनस वी सी, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वी एल सी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू वी आर की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं एक बार। वी आर मेरा होता है इसके इक्विवेलेंट आई नॉट आर के इक्विवेलेंट बाई वी को आई आर होता है ना फ्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही वी सी किसके इक्विवेलेंट होता है, आई नॉट एक्स सी के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे मेरा जो वी एल है वो किसके होगा, आई नॉट, और यहां पर क्या आता है एक्सएल आता है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो वी आर की जगह क्या क्या पुट करेंगे अपन, आई नॉट क्या पुट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर होगा, स्क्वायर दे रखा है, और आर का स्क्वायर कर दिया प्लस वी एल माइनस वी सी। यहां पर रखूंगा मैं यहां पर पहले आई नॉट एक्स सी एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी, और इसका क्या कर देंगे अपन यहां से होल स्क्वायर। तो वी एल सी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, पूरी टर्म से क्या कॉमन आएगा, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस, और यहां बच जाएगा तुम्हारा एक्सएल बच जाएगा, और माइनस का एक्स सी बच जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ ही नहीं किया, बस तीनों की अपने को फेज बेस पता थे, तीनों से ग्राफ बनाया और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन इसके अंदर यहां से, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा वी एल सी आर इसका स्क्वायर इक्वल टू, इस आई नोट को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, या फिर एक काम करो इधर से स्क्वायर हटा दो, तो इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर से स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, तो वी एल सी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आई नोट, और अंडर रूट बचेगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। आई नोट को मैं कहा लेके आ रहा हूं नीचे, तो वी एल सी आर अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा यहां से आई नोट, क्या हो जाएगा आई नोट इक्वल टू बचेगा तुम्हारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल, ठीक है। अब ये v बाई आई क्या होता है, बहुत अच्छे से पता होगा तुमको कि सर बोल आर होता है, लेकिन आर तो रेजिस्टेंस में होगा, तो यहां पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं अपन, और वो नई क्वांटिटी होती है अपनी यहां पर कितनी, वो होती है z, क्या होती है z, और z को तुम क्या बोलते हो, z को तुम बोलते हो इंपेडेंस, क्या बोलते हो इंपेडेंस। ये हो गया तुम्हारा z इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा इंपेडेंस निकल के आएगा किसका, इन एलसीआर सर्किट का। और यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन तुमसे, क्वेश्चन यही तो था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इंपेडेंस एंड द फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अभी निकाल रहे हैं अपन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंपेडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। लगे आज इसका फेज डिफरेंस में निकाल देते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस फाई होता है, तो क्या इस ट्राइंगल से मैं फाई निकाल सकता हूं, और फाई किससे निकाले टेन से, तो ये मेरे को पता है और ये मेरे को पता है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन क्या होता है तुम्हारा, यहां पर है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस होता है तुम्हारा कितना टेन फाई, टेन फाई कैसे निकालेगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर कितना है वीएल माइनस वी सी अपॉन में बेस कितना तुम्हारा वी आर, और वैल्यू सबकी तुमको पता ही है, टेन फाई इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी अपॉन में आई नॉट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा
10 5 बचेगा और ये बचेगा तुम्हारे पास ये बचेगा तुम्हारे पास एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में कितना बचेगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फिर डिफरेंशियल है। क्या हो जाएगा थर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इम्पिडेंस था और ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया इम्पिडेंस। इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन याद रखना, बता देता हूं, कभी कभी वो भी पूछ लेता है कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है एक्सी। अगर मेरा एक्सएल किसके इक्वल हो एक्सी के, तो जेड तुम्हारा क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, और ये दोनों बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा जेड इक्वल टू हाँ। इस कंडीशन में इस सर्किट को, जो एएसआर सर्किट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेजोनेंस सर्किट। क्या कहा जाता है इसको, रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीआर कंप्लीट है और यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुम बिल्कुल निकाल सकते हो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है एक्ससी, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन में ओमेगा सी होती है, और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 2 पाई एफ होता है। करो पुट यहां पर, तो 2 पाई एफ इक्वल टू और इनटू में क्या रहेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई और ये कितना हो जाएगा एफ और इनटू में कितना हो जाएगा सी। यहां से मेरे को एफ सी है तो इसको नीचे भेज सकते हैं अपन यहां से। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहां से निकल के आएगी कितनी, इस 2 पाई को 2 पाई के नीचे भेजो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एफ का स्क्वायर इक्वल टू एल सी नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर और एल इंटू सी, ये तो होगा। इधर से स्क्वायर डालोगे इधर रूट लग जाएगा, तो क्या लिख सकते हो इसको तुम 1 अपॉन में 2 पाई, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 1 अपॉन में कितना बचेगा में, ये तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, ठीक है, तुम यहां से भी निकाल सकते हो इसको कैलकुलेट करके कितना, अगर ओमेगा को उधर ले जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में एल इंटू सी, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 अपॉन में रूट में एल सी, ये तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में रूट में एल सी होती है। ठीक है, तो जो तुम्हारा एलसीआर सर्किट था उसका तुम्हारा सिंपल सा, ये तुमको पूरा ऐसे ऐसे गिने पूरा 4 मार्क्स आएंगे इसके आराम से, यहाँ से फेजर कर वगैरह वो ड्रॉ अच्छे से करना तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें न्यूमेरिकल है छोटा सा, तुमको आना भी चाहिए। क्या पूछ रहा है, इन एलसीआर सर्किट एल तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है तुमको 2 हेनरी, और सी तुमको दे रखा है कितना 32 माइक्रोफेरेड। फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अब ये भी बताया था फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन में रूट में एल इंटू सी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट एल कितना है 2, सी कितना है 32, और मैंने कहा था ये माइक्रोफेरेड है, माइक्रो को भी अपन ने कन्वर्ट किया था 10 की पावर -6 में। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 का रूट कितना होता है 8, और इसका रूट कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, फ्रीक्वेंसी है तो किसमें आएगी तुम्हारी हर्ट्ज में, 1000 बाय 8 आंसर। सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल आएगा 1 मार्क्स का, सिंपल सा। कभी कभी तुमको क्या दे देगा, एल भी दे देता है सी भी दे देता है, और कभी कभी तुमको साथ में आर भी दे देता, आर की वैल्यू जैसे मान लो तुमको 10 ओम दे दी कितना, और बोल लेगा कि जेड निकालो, तो जेड तुमको पता ही है, बी भी निकाली थी तुमने, कितनी होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसमें पुट करना तुम्हारे क्या निकल जाएगा यहाँ से जेड निकल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस ही आएगा, इससे ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीआर सर्किट होता है। ठीक है, देख लो एक बार,
ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर देयर। कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं? पढ़ाया था ट्रांसफार्मर, इजी टॉपिक है वैसे भी, बट आता है डालना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड प्रूव दैट। प्रूव दैट का मैंने लिखा नहीं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर। ये सपोन में ईपी, इसी को अपन वी एस अपन वीपी लिख सकते हैं, इक्वल टू में होता है अपना एनएस अपॉन में एनपी। ये प्रूव करना होता है। ठीक है, ईएस क्या होता है? प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ होता है, सॉरी सेकेंडरी कॉइल का। और ईपी क्या होता है तुम्हारा? प्राइमरी कॉइल का। एनएस क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और एनपी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, कभी कभी रिवर्स में भी दे रखा होता है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे होता है ना, ईपी अपॉन में ईएस भी देता है इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। एक ही बात है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको ड्राइव। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स आर, तो ये इसका प्रूव करना है इसको अपने को। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं ट्रांसफार्मर? दो टाइप के होते हैं, बता ही रखे मैंने। कौन कौन सा होता है? एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। एक हायर टू लोअर काम करता है, एक लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज काम करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रिंसिपल अभी बताएंगे किस पे काम करता है वैसे, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंगल मास का बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा बार। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मैं ब्रैकेट बना के लिख रहा हूं, दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ध्यान रखना इससे। ठीक है, तो इसी को अपने को पढ़ना है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, वर्किंग वगैरह फिर भी मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूं तुमको कि वर्किंग वगैरह क्या होती है ट्रांसफार्मर की, कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्लेट्स होती है। अगर मैं कुछ ऐसा होता है यहां पर और यहां पर, और ये अपने क्रोड्स क्या बना होता है? क्रोड जानते हो? कोर, सॉफ्ट आयरन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज मिला जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में 4th चैप्टर में भी है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होता है इसका, यहाँ से इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाते हैं। फिर आता है कि कोर क्यों बनाई जाती है। कोर, अगर अपन एक कंप्लीट पूरा लोहे का पूरा आयरन ले ले तो उसमें एडी करंट ज्यादा होती है कंप्लीट एक लूप के अंदर। तो एडी करंट अगर ज्यादा होती है, तो एडी करंट ज्यादा होगी तो उसमें हीट लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। हीट लॉस भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो उस एडी करंट के लॉस से बचने के लिए तो ट्रांसफार्मर में जो सॉफ्ट आयरन क्या बनाई जाती है? कोर बनाई जाती है। कोर का मतलब समझ रहे हो? कोर का मतलब है कि मान लो इतना आयरन की इतनी बड़ी शीट थी, उसको सिंगल सिंगल प्लेट्स के अंदर काट के एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट के ऊपर चिपका दिया। ठीक है, इससे कोर बन जाती है, अलग अलग लेयर्स दिखती है। अब बोलेंगे सर फिर वो तो वापस लोहा बन गया ना, बीच में इंसुलेटिंग लेयर डाली जाती है। इंसुलेटिंग लेयर क्या करती है? इसके इसके करंट या वोल्टेज को इस पे इफेक्ट नहीं होने देती है, तो बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर डाल देते हैं। जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में क्या बन देंगे अपन? एक इंसुलेटिंग लेयर बन देंगे इसके अंदर, यहां से इसके अंदर ऐसे। तो ये वाली प्लेट अलग हो गई, ये वाली प्लेट अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कोर बनाया जाता है, ध्यान रखना यहां से। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कवर है। कोर क्यों बनाए जाते हैं? एडी करंट के लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो सॉफ्ट आयरन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका म्यू ज्यादा होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, अब ये प्राइमरी कॉइल होती है ये वाली, इसको अपन प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, इसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कॉइल ऐसे रखी जाती है ताकि अगर एक में फ्लक्स चेंज होना, भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि अगर इस प्राइमरी कॉइल में अगर ईएमएफ चेंज हो रहा है, इस प्लेन में कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें रेस्पेक्टिव, तो इसमें बादल वाली जो पास में रखी जो कॉइल होगी ना, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो इसको इस तरीके से रखा जाता है कि इसका फ्लक्स चेंज इसमें इजीली क्या हो जाता है? ट्रांसफर। ज्यादा भी पानी तो इतनी पास में लग जाती है ताकि वो आराम से फ्लक्स का क्या कर सकता है? इजीली ट्रांसफर वो कर सकता है यहाँ से। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल होती है और ये अपनी कौन सी कॉइल होती है? सेकेंडरी कॉइल होती है। डायग्राम ऐसा ही बनता है, बने एक बार देख लेना, दोनों में ऐसे बना होता है, और ये कोर्स के बने होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये इसका
कंस्ट्रक्टिव डायग्राम में क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या इसके अंदर नहीं होता है, यहां से। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इन क्वेश्चन को, कोर का क्यों बनाया जाता है और सॉफ्ट आयरन क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं प्राइमरी कॉइल, पीसी लिख रहा हूं उसको मैं, प्राइमरी कॉइल में जो मेरा वोल्टेज है वो कितना है, वीपी है। वीबी भी लिख सकते हैं इसको अपन, और इसको अपन ईपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो एमपी है। ठीक है, और करंट कितनी है, वो करंट की अपन बाद में बात कर लेंगे वैसे तो, और करंट कितनी है इसके अंदर, आईपी। और बात कर लू मैं सेकेंडरी कॉइल की, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज कितना है, वीएस, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ईएस, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने तुम्हारे, एनएस। और इसमें जो करंट की बात करेंगे वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, आईएस। ये लिखना पड़ेगा, थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि प्राइमरी कॉइल में क्या होता है और सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने और क्या होगा। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात आती है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें एक लिंक फ्लक्स होगा, जिसके थ्रू एक सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो ईएमएफ बताया था, किसने बताया था, लेंज ने भी बताया था, फेराडे ने भी बताया था। क्या होता है, फ्लक्स चेंज कितना होता है, ईपी लिख दो या ईएस लिख दो, एक ही बात है। ई इक्वल टू होता है माइनस का डी फाइव अपॉन में dt, और नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर आगे आ जाते हैं। ये होता है फेराडे लॉ या लेंज लॉ, लेंज लॉ बताया था, E इक्वल टू माइनस का एन डी फाइव अपॉन में dt। मतलब कि प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स चेंज होगा वो उसके थ्रू एक पास में रखी सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यही तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें प्राइमरी कॉइल की, इन प्राइमरी कॉइल, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ईपी इक्वल टू माइनस का यहां पर क्या आ जाएगा, एनपी अपॉन में कितना हो जाएगा, डी फाइव अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर। और ये फ्लक्स चेंज किसका हो रहा है, प्राइमरी कॉइल का। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। ये प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज लेगा। अब ठीक है, ऐसे अपन सेकेंडरी कॉइल का लिख सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल का क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंडरी इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होगा तुम्हारा ईएस इक्वल टू माइनस एनएस, और ये तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाइव अपॉन में डी टी, और किसके अंदर हो रहा है, ये सेकेंडरी कॉइल। क्वेश्चन नंबर, ये सिंपल बेसिक एक इस फॉर्मूले से अपन ने लिख दिया। एक आइडियल केस में ये मान के चल रहे हैं अपन कि जो प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है किसको, सेकेंडरी कॉइल को। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट है। कौन कौन सी, मैं क्या आइडियल केस मान के चल रहे हैं अपन, अपन मान के चल रहे हैं कि जो फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, अज्यूम इन आइडियल केस, होता नहीं है, बहुत टफ चीज है, कि जो तुम्हारा फ्लक्स चेंज है इन प्राइमरी कॉइल वो इक्वल है किसके, फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं कि जो मेरा डी फाइव अपॉन डी टी इन प्राइमरी कॉइल है वो इक्वलेंट है किसके, डी फाइव अपॉन में डी टी इन सेकेंडरी कॉइल। ऐसा अपन बोल सकते हैं। बहुत आइडियल चीज होती नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, आजकल कोई आइडियल चीज बनी नहीं है। ठीक है, 100% एफिशिएंसी देना बहुत टफ टास्क होता है यहाँ पर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, यही बताता है क्लासियस प्लांक, मैक्स प्लांक का स्टेटमेंट, कि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं आज दिन तक जो 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो आइडियल केस बहुत मतलब नहीं होता है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर भी अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हो जाए तो क्या होगा, तो अपना क्या होगा, अपन निकाल रहे हैं ई पी अपॉन में ई एस। ईपी कितना था, माइनस का एन पी, और ये था डी फाइव अपॉन में डी टी, और ये प्राइमरी कॉइल है, अपॉन में माइनस का एन एस, और ये हो जाएगा अपना डी फाइव अपॉन में डी टी, और ये हो गया अपना सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों बराबर है और ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो मैं यहां पर प्राइमरी की जगह क्या पुट कर सकता हूं, सेकेंडरी वाला फ्लक्स पुट कर सकता हूं, और सेकेंडरी वाला फ्लक्स पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सेकेंड, इसको मिटा दो यहां से और इसकी जगह क्या पुट कर दो, दैट विल बी प्राइमरी।
तो क्या मेरी ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी प्राइमरी का फ्लक्स है, ये भी प्राइमरी का फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स, दोनों का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आता है, ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। ये लिखा था क्या प्रूव करने के लिए, बिल्कुल ये लिखा था, ये प्रूव करना होता है ट्रांसफार्मर। 3 मार्क्स का आता है, सोचो कितना छोटा सा वर्किंग है, छोटी सी क्या है, बस थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो मैंने बोली है, नोट्स देखना एक बार, आराम से पढ़ पाओगे तुम वहां से आराम से, ठीक है। अगर इसमें तुम करंट का रिलेशन में निकालना चाहते हो, तो करंट के रिलेशन के लिए एक और चीज अभी अपने अज्यूम करी थी क्या, कि प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स था, इसका मतलब प्राइमरी कॉइल की जो पावर है वो सेकेंडरी कॉइल की पावर की क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और P इक्वल टू कितना होगा, V इंटू आई। पॉसिबल नहीं है बट मान के चल रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VP IP इक्वल टू, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं, VS IS, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से VP अपॉन में क्या निकाला था अपन ने, E, इसको E लिख सकते हैं, इसको E बात तो एक ही, EP अपॉन में ES, तो यहां से है ना तुम किसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से VP अपॉन में ES को नीचे ले लो तो IP नीचे आ जाएगा, तो VP अपॉन में कितना हो जाएगा, VS। या फिर तुम इसी को क्या लिख सकते हो, मैं EP लिख रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना होगे, इसको मैं लिख रहा हूं EP अपॉन में ES, इक्विवेलेंट होगा, IP नीचे चला जाएगा, तो IS अपॉन में IP, ये होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आया, अपने पास आया देखो, अपने पास EP अपॉन में ES इक्विवेलेंट था किसके, इक्विवेलेंट था NP अपॉन में NS के, था नहीं था, ठीक है। एक फॉर्मूला भी अपन निकाला, EP अपॉन में ES इक्वल टू इक्विवेलेंट है किसके, IS अपॉन में IP, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, तो दो तीनों एक दूसरे की क्या होगी, बराबर होगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक नया फॉर्मूला लिख के आएगा अपने पास, EP अपॉन में ES इक्वल टू NP अपॉन में NS इक्वल टू होगा IS अपॉन में IP। ये ट्रांसफार्मर का एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल या ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ये करंट के। देखो पीपी समान प्रोपोर्शनल है और आईपी के क्या, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ये प्रोपोर्शनल है और इसके क्या है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा छोटा सा प्रिंसिपल रेडी होता है, ठीक है। होप सो कवर कर पाओगे तुम, देख लो एक बार। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स बता देते हैं फटाफट लो। एक होता है स्टेप अप, ये क्या करता है, ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हाई के। इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इसका डायग्राम, जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है वहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर एनपी, करंट कितनी होगी आईपी, और ये वोल्टेज कितना होगा वीपी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, नंबर ऑफ करंट क्या होगी इसके अंदर, करंट से आईएस, और अपना वोल्टेज कितना होगा या फिर वो कितना होगा ईएस, इसको ई लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, हाई के अंदर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, जो तुम्हारा एनपी होता है, या जो एनपी या एनएस लिखो पहले, क्योंकि एनएस नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा एनएस होता है वो ग्रेटर होता है किससे, एनपी से, बिल्कुल सही बात है। और अगर
नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी के, तो तुम्हारा वोल्टेज भी सेकेंडरी का ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा होता है किससे, उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको, ई एस, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से। और करंट मैंने बताया था अभी इनवर्सली है, तो करंट तुम्हारी प्राइमरी की ज्यादा रहेगी किससे, सेकेंडरी से। ये तुम्हारा स्टेप अप का कॉन्सेप्ट होता है। तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हाई के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या होता है, ये तुम्हारे को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लो के अंदर। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हाई ज्यादा होगा इसके पास, और ये तुम्हारे पास इसका ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, वही वाला कि तो एनपी होगा वो ज्यादा होगा किससे, एनएस से, और इसका मतलब ईपी ज्यादा होगा किससे, ईएस से, यानी कि वोल्टेज ज्यादा होगा, और तो करंट में उल्टा हो जाएगा, आईएस ज्यादा होगी किससे, आईपी से। तो ये तुम्हारा स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का फर्क आ रहा होगा। तो ये अपना क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर की एक्सप्लेन करो, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करो, उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो साथ में। ठीक है, ये बात देख लो, स्टेप इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो, ये एक साइड छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, इन ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल ऑफ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इज 100, द प्राइमरी कॉइल इन ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल इफ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि तुमको ई एस दे रखा है, वोल्टेज ई एस कितना दे रखा है, 100। आगे पढ़ो, देर आर 400 टन्स 400 टन्स सेकेंडरी कॉइल में कितना दे रखा है, 400 टन। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में कितना दे रखा है, 2000 टन। ठीक है, इफ देर आर 1000 टन्स इन, देन द फाइंड इन द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ये दो दो टन्स कैसे दे दिए, एक बार मैं चेक करता हूं, रुको। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, मैं लिखता हूं एक बार, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 400। ठीक है, और क्या गिवन है, सेकेंडरी कॉइल में 2000 है, एनएस कितना है तुम्हारा, 2000 है, ये गिवन है अपने को, ये रे और ये रे। ठीक है, और उसमें आप में और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज दे रखा है, यानी कि ईएस दे रखा है अपने को 1100। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज फाइंड करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको एक बार इग्नोर मारना। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या फॉर्मूला होता है अपना, ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। क्या क्या गिवन, ईपी गिवन है, क्या ईपी तो फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल में, ईपी तो फाइंड करना है, अपॉन में ईएस कितना दे रखा है, 1100 इक्वल टू एनपी कितना है, 400 अपॉन में एनएस कितना है, एनएस 2000। ठीक है, तो ये दो जीरो से दो जीरो इधर कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो में इधर कैंसिल कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ईपी मेरा कितना निकल के आएगा, 40 इंटू 11 अपॉन में 2, इसको इससे मल्टीप्लाई काटोगे तो 20, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना, 11 से, वही तुम्हारा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज आ जाएगा। सीधा सा। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 के जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे वो है अपने यहाँ पर। ठीक है, नाउ डन। ठीक है, अब बचा अपना चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में भी 3 या 4 5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना।
इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये 4 5 6 क्वेश्चन पढ़ लेना। न्यूमेरिकल का मैंने आइडिया दे दिया है किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, देख लेना। ठीक है, ठीक है, नाउ डन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 के क्या थे, ऐसे टाइप क्वेश्चन थे अपने यहाँ पर। ठीक है, तो तुम एक बार कंप्लीट करना, देखना इसको अच्छे से। बाकी चैप्टर नंबर 9 के अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।